बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेल्स की। सबसे पहले समझ लो आइसोबार्स क्या होता है, यानी कि लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। यानी कि मान लो अगर यहाँ पर भी डेसिबल में प्रेशर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे भी 50 dB है और यहाँ पे भी 50 dB है तो एक लाइन होगी, इसको हम मानते हैं आइसोबार है। बड़ी बात है, विंड और करंट में अंतर क्या है? जो करंट होती है वो वर्टिकल मूवमेंट होता है, एयर का भी हो सकता है, वाटर का भी। जैसे कि आप देखते हैं, हम कहते हैं ओशियन करंट, ये इस तरीके का मूवमेंट होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है इस तरीके का। ये अगर ऊपर की तरफ जब जाती है इसको बोलते हैं करंट। विंड होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, तो विंड का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। जैसे हाई प्रेशर से विंड हमेशा लो प्रेशर की तरफ जब मूव कर रही है यहाँ पर, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, इसको विंड कहेंगे। लेकिन जब यही एयर, ये देखो, जब ये राइज कर रही है तो इसको हम कहते हैं करंट कहते हैं, ठीक है। जब ये सिंकिंग हो रही है तो भी इसको हम करंट कहेंगे। तो विंड और करंट में अंतर समझ में आया। फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड मूवमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है दैट मीन स्लोप होना चाहिए। प्रेशर हाई प्रेशर से हमेशा किसी तरह मूव करेगा, लो प्रेशर भाई जहाँ पे चीजें कम है वहीं की तरफ तो चीजें आपको और दी जाएंगी, हाई से लो की तरफ। विंड डायरेक्शन फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। आइसोबार्स की हमेशा परपेंडिकुलर चलती है, ठीक है। और आइसोबार्स क्या होती है? दो हमेशा लाइंस को, सीधी सी बात है, हाई प्रेशर लो प्रेशर का मतलब है कि इनमें प्रेशर डिफरेंस है। जबकि आइसोबार क्या होता है? जो प्रेशर, जब प्रेशर सेम होता है उसकी तरफ होती है, तो अपोजिट हो गई ना, तो फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ऐसा है। अब देखो सीधी सी बात ये है कि अगर इसको आप लो प्रेशर मान लो, 1 मिनट के लिए देखो, आइसोबार ये समझा, ये इसको मान लेते हैं लो प्रेशर है, तो ये हाई प्रेशर है। तो हवा कैसे मूव करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट मीन्स ये होगा, अगर ये इस तरफ को मूव कर रही है तो आइसोबार यानी कि इस जगह पर ये एरियाज पे प्रेशर सेम होना चाहिए। आगे देखते हैं हम जरा। तो हमने क्या अभी तक क्या देखा है? एक तो प्रेशर ग्रेडियंट देख लिया कि प्रेशर ग्रेडियंट जो फोर्स है हमारी वो हमने देखी है। दूसरा, प्रेशर ग्रेडियंट में हमने ये भी समझा जो परपेंडिकुलर होता है आइसोबार्स के, जो विंड का डायरेक्शन होता है। ये पूछ सकता है कि विंड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है वो आइसोबार के या फिर पैरेलल होता है? तो हमेशा याद रखना ये पैरेलल होता है, क्योंकि आइसोबार तो दो समान उसको, दो एक जैसी सीम मतलब लाइंस को जोड़ती है जिनके प्रेशर सेम होते हैं, जबकि ये प्रेशर ग्रेडियंट मतलब इनका प्रेशर डिफरेंस होता है। आगे देखते हैं बुयोंट फोर्स का मतलब क्या होता है? ये हाई प्रेशर जहाँ पे होगा वहाँ पे हवा सिंक कर रही होगी, जहाँ पे लो प्रेशर होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, वहाँ पे हवा राइज कर रही होगी। फ्रिक्शनल फोर्स भी हमें पता है, द रेगुलरिटीज ऑफ द अर्थ सरफेस रेजिस्ट द विंड। सीधी सी बात है, अगर बिल्डिंग है, पर्वत है, पठार है, तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होगा तो हवा की स्पीड कम होती है। इसी वजह से आप देखेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर में हवा की स्पीड कम होती है, और जबकि विंड की स्पीड कम होती है सदर्न हेमिस्फीयर में हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर लैंड मास ज्यादा है, यहाँ पे लैंड मास कम है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात है, अपेरेंट डिफ्लेक्शन ऑफ फोर्स। कोरियोलिस फोर्स मतलब डिफ्लेक्शन, सीधी सी बात ये है। अभी बताओ अगर इस लाइन पे आप चलोगे तो जल्दी गिरने का डर रहेगा, डिफ्लेक्ट होने का, कि इस एरिया पे, इस पॉइंट पर बैठे हो, तो जितना सरफेस एरिया कम रहेगा उतना कोरियोलिस फोर्स अधिक रहेगा। तो डिफ्लेक्शन सबसे अधिक हमें साउथ पोल्स पे देखने को मिलता है। इसी वजह से कहा जाता है कि कोरियोलिस फोर्स साउथ यानी कि पोल्स पे ज्यादा है और इक्वेटर पर कम है। और चूंकि इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्मेट नहीं हो पाते हैं। नियम क्या है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में जब भी विंड चलते हैं तो अपने हैंड के राइट राइट डायरेक्शन में फॉलो करती हैं, और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन को फॉलो करती हैं, ठीक है। इसी वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर में आप देखोगे, नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स की जो सिचुएशन होती है, लाइक जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। कोरियोलिस फोर्स मिनिमम होता है कहाँ पर? इक्वेटर पे बता चुका हूँ, और मैक्सिमम कहाँ पे होता है? पोल्स में होता है। कोरियोलिस फोर्स याद रखना, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन सबसे हाई कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे। इसके अलावा ये चीज याद रखना कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है माइनर ऑब्जेक्ट शेप्स को कहीं भी इम्पैक्ट नहीं करता, जैसे कि ड्रेन्स, कंटेनर, इनके पानी को अपनी ओर नहीं खींचता है। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे बढ़ेगा। लेकिन याद रखना जो सरफेस एरिया है उसका अपोजिट रिलेशन है किसके साथ में? कोरियोलिस फोर्स के साथ में इनवर्स रिलेशन है। एंटी साइक्लोन वाइज कंडीशन बनते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में। जियोट्रॉपिक विंड की जरा अगर आप बात करेंगे, आप ये समझो जो पहले, ये हाई प्रेशर हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है लो प्रेशर है। हवा एक्चुअल में कैसी जानी चाहिए? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है, बात समझ में आ गया। लेकिन होता ये है, अब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? ये अपने जैसे कोई चीज ये है, अगर कोई व्यक्ति आप इस टाइप को मूव करके खड़े हो, तो ये कहते हैं कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स अपने राइट हैंड की साइड डिफ्लेक्ट करेगा। तो राइट क्या हो गया? ये हो गया राइट, क्या हो गया? ये जो प्लेस हो गई है, ये जो प्लेस हो गई है, कैसी हो गई है? राइट हो गई है ना। तो अब बात लेकिन ये है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बैठता है। देखो ये एकदम सीधे चलने की, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है ना, लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, तो एक्चुअली में यहाँ से डिफरेंस हो रहा है तो एक तो सीधा जाना चाहिए,
और कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये कह रहा है एकदम परपेंडिकुलर जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ये सुनो। तो लेकिन होता क्या है, अब प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से और कोलिनियल फोर्स आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं, तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ना तो ये बिल्कुल सीधा चला जाता है विंड, और ना ही एकदम राइट हैंड साइड पे चला जाता है, ये कहीं बीच में जाके आके मुड़ता है। इसी को हम कहते हैं क्या, यही है जियोस्ट्रोपिक विंड, जो कि जब कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दोनों में अपने आप में काउंटरएक्ट करके कट जाती है, तो उसके रिजल्ट का जो पाथ निकलता है वही हमारा जियोस्ट्रोपिक विंड कहलाती है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दिस फोर्स प्रोड्यूसेस अ सर्कुलर पैटर्न ऑफ फ्लो वर्टेक्स अराउंड सेंटर्स ऑफ हाई एंड लो प्रेशर। ये तो हमें पता है सेंट्रीपिटल क्या होता है। और मैंने क्या बताया था, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे अधिक सेंटर पे होता है, यानी कि इक्वेटर फोर्स होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। और मैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा, या ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, पोल्स पे होगा। अब ये है, देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर सिस्टम्स की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये लो है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे आप बना लो, लो हाई लो हाई। तो ये इक्वेटोरियल रीजन है, तो इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन। अगर ये ट्रॉपिकल है तो इसको सब ट्रॉपिकल, ये सब पोलर और ये पोलर है। कहानी क्या हो जाती है जरा देखते हैं। ये थर्मली बनता है, ठीक है, याद रखना है। जो इक्वेटोरियल लो है वो थर्मली बनता है, सब ट्रॉपिकल लो है और डायनेमिकली बनता है, फिर ये भी थर्मल बनता है और ये भी कैसे, डायनेमिकली बन ये देखो बीच के जो दोनों है ना वो डायनेमिकली बनते हैं, ऐसे याद रखना है। क्या डायनेमिकली फॉर्म कैसे होता है, सीधी सी बात है, ये हवा इस तरफ को जा रही है, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रही है, और यहाँ से इस साइड से तरफ मूव करती है, तो फिर यहाँ पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स क्रिएट हो जाता है। इसी वजह से इसको बोले थर्मल। थर्मल का मतलब है कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है वेरिएशन इन एयर टेम्परेचर। डायनेमिकली फॉर्म्ड क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्सिडेंस ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन। अभी आप ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जैसे एयर इस तरफ को आई है और ये इस तरफ को आई है, तो ये ऊपर उठ के यहाँ पर जो हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये डायनेमिकली हो रहा है। ये अपने से यहाँ पे हवा कोई मूव नहीं कर रही है, ये ऊपर सब्सिडेंस हो रही है, हवा यहाँ पर आके उतर रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसी तरीके से आप इस वाले सेल को देखोगे, ये पोलर लो है, ये पोलर हाई है, तो हवा हाई से लो की तरफ चलेगी, तो ये एरिया कैसे बन रहा है, ये कन्वेक्शन से बन रहा है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखोगे, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर हवा सब्सिडाइज कर रही है, तो ये जो हॉर्स लैटिट्यूड्स बन रहे हैं ना, ये डायनेमिकली बन रहे हैं। इसी तरीके से आप ये वाला एरिया देखो, ये पोलर फ्रंट है, ये सब ट्रॉपिकल, ये सब पोलर लो है, और ये पोलर हाई है, तो हवा कैसे चलेगी, हाई से लो, तो ये कैसे बनेगा, ये कन्वेक्शन से बनेगा, ठीक है, थर्मल। तो याद समझ में आया, ये डायनेमिकली बनता है और ये भी कैसे बनता है, डायनेमिकली बनता है। कहने का मतलब है बीच के दो, यानी कि ट्रॉपिकल, जो जो सब ट्रॉपिकल है ना, सब ट्रॉपिकल वाले डायनेमिक बनते हैं, ये याद रखिएगा। और इसी तरीके से आप ये देख लो, जो हेडलेस सेल है, हेडलेस सेल मतलब 0 से 30 के बीच में जो क्या रहता है, डेवलप होता है, फेरल सेल होता है 30 से 60 के बीच में डेवलप, और फिर आता है पोलर सेल, ठीक है। मान लो एच है, तो एच इक्वेटर पर बनता है, जैसे ये बन रहा है एच, ऐसे बन रहा है एकदम बीच में, जैसे ये वाली लाइन है इक्वेटर की, समझ लो। हेडलेस सेल कैसे होता है, डायनेमिक होता है या थर्मल, हेडलेस सेल हमेशा थर्मल होगा। फेरल सेल हमेशा कैसा होता है, डायनेमिक होता है। फेरल सेल डायनेमिक होता है, हेडलेस सेल थर्मल होता है, ये चीज याद रखना हमें से। मेजर हॉट डेजर्ट्स इन नॉर्थ हेमिस्फीयर आर लोकेटेड बिटवीन, कहाँ पे देखने को मिलेगा, जनरली तर जो हमारे जो डिजर्ट्स हैं वो 20 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में देखने को मिलता है, और वो भी कहाँ पे, वेस्टर्न मार्जिन में। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हमें क्लियर सी बात है, ये दो के कारण है। एक तो ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है, तो सब्सिडाइजिंग एयर इन वार्म, जब एयर यहाँ से उठ के यहाँ पे सब्सिडाइज होती है, देखो हवा यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से आ रही है, उठ के यहाँ पे सब्सिडाइज होती है, तो इसके पास कोई भी क्या होता है, इसके पास कोई भी हम देखेंगे नमी नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है ना। एक तो ये कारण, दूसरी बात है कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है, यानी कि अब हमारे जैसे मान लो इस साइड से आ रही है, तो ये जनरली सर वर्षा यहाँ पे करवा देती है, ठीक है ना। और जब अंदर की तरफ आती है तो यहाँ का इनका मॉइस्चर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि जो वेस्टर्न मार्जिन है जनरली ईस्टर्न लाइज बिकम ड्राई टिल इट रीचेस वेस्टर्न मार्जिन। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, जब तक ये वेस्ट की तरफ आती है तो यहाँ पर हवा होती है सूख जाती है। अब यहाँ पर देखो, जैसे हवा इस साइड चलेगी, वेस्ट तक आती आती सूख जाती है, यहाँ पर मॉइस्चर नहीं होता, तो फिर यहाँ पर डेजर्ट क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा जो कोल्ड ओशियन करंट है, ये भी बड़ा योगदान देती है, जैसे इस रीजन में देखोगे आप, चिली है, यहाँ पे जो मॉन्टे डेजर्ट बन रहा है, ये सब यहाँ पर चिली कोल्ड करंट की वजह से बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स की बात करेंगे, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, और दूसरी होती है वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज, ये बस याद रख लो। देसी डे, जो जो सी ब्रीज होती है ना, सी ब्रीज कब देसी होती है, और सीधी बात है, जो लैंड और माउंटेन है ना वो रात में, और जो सी और वैली जो गड्ढे वाली चीजें हैं वो दिन में। गड्ढे में आप को दिखेगा नहीं तो दिन में जाओगे ना, तो डे में, और जो माउंटेन और लैंड है वो नाइट में। या फिर ऐसे याद रख लेना, एल एम एन, के एल एम एन होता है ना, एल एम एन लमन,
तो एल से लैंड, एम से माउंटेन और ये एन से एंड। तो एल एम कब होता है? नाइट में। तो उससे हमें पूरा डायनामिक्स सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बस जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कब कहाँ से कौन सी बह रही है कौन सी नहीं बह रही है, इन्वर्जन हम अपना तरीका लगा के वो समझ लेंगे। इसके अलावा तो बस यही चीज़ें थी जो हमने अभी तक समझनी थी। ये जनरली आप देख लो मेजर डेजर्ट्स यहाँ पर पहले भी कवर किए हैं, ग्रेट बेसिन, मोआवे, सोनोरा डेजर्ट्स आप देखोगे तो ये कैलिफोर्निया के साउथ में दिखता है, और ये मैक्सिको की खाट खाट मैक्सिको में भी है। चिही हुआन डेजर्ट आप देखोगे मैक्सिको में है, चांदी के लिए फेमस है। मॉन्टे डेजर्ट, पैटागोनिया, अटाकामा, पेरुवियन, ये सब डेजर्ट्स, रब अल खली सीरियन डेजर्ट, ये हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं ले रहे हैं।